दिख रहा है इंट्रोडक्शन आगे। आज मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का जो है वो कुछ मिस हो गया है, कुछ का शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ ने आधा कर लिया है, इसलिए आज बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा रही हूँ और अब इसके आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, चाहे आप स्कूल आ रहे हैं चाहे आप घर बैठे हैं, जो घर बैठे हैं वो भी आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करा रही हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब इससे ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं कर सकती। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की तो हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या होता है बेटा? जब हमारे देश में या हमारे अब आसपास अगर हम बात करें तो हमारे आसपास अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर मैं उनको कैटेगराइज करूं तो हमारे पास 3 तरीके के लोग रहते हैं। एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर और एक है सोसाइटी। जिन्होंने ये नोट कर रखा है वो दोबारा नोट ना करें, जिन्होंने नोट नहीं किया हुआ वो नोट करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, सोसाइटी मतलब समाज। ठीक है, हम इन तीनों लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, इनके तीनों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है, इन तीनों की क्या सोच है। एक कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर जब भी बाजार खरीदने कोई चीज जाता है वो चाहता है कि उसको अच्छी से अच्छी चीज मिले और विद द मिनिमम पेमेंट। ठीक है, तो एक कंज्यूमर चाहता है वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ वो अपनी मिनिमम पेमेंट, कि उसे पेमेंट कम करनी पड़े और उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो जाए। लेकिन एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप कोई चीज बनाते हो, उसको बेचते हो, तो आप ये चाहोगे कि आपकी चीज महंगे दामों पे बिके। आप खरीदने वाले नहीं हो, अब आप कंज्यूमर नहीं हो, अब आप सेलर हो, आप प्रोड्यूसर हो। आप चाहते हो कि आपकी चीज महंगी से महंगी बिके। क्यों बिके? ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन उस चीज को बनाने में जो पैसा खर्च होता है, जो कॉस्ट लगती है, वो कम से कम हो, मिनिमम कॉस्ट हो। आ गई बात समझ में? मिनिमम कॉस्ट होगी, कम से कम पैसा लगेगा, तभी तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। समाज क्या चाहता है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। समाज चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा भला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि अगर किसी चीज में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खुश हैं तो समाज भी खुश हो। एग्जाम्पल दिया था मैंने। ठीक है, हार्ड ड्रिंक्स का, अगर आपके घर के आसपास कोई लिक्वर की शॉप खुल जाती है, कोई शराब की दुकान खुल जाती है, तो कंज्यूमर भी खुश है, उसके घर के पास उसकी फेवरेट चीज मिल रही है, प्रोड्यूसर भी खुश है क्योंकि उसका सामान बिक रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में समाज खुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास का पर्यावरण जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक, तो समाज ये चाहता है कि उसका सबसे ज्यादा भला हो, उसका कल्याण हो। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मतलब अधिकतम सामाजिक कल्याण। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या होता है बेटे? अर्थशास्त्र का मतलब होता है इन तीनों के व्यवहारों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ दीज 3 पर्सन। इन तीनों के व्यवहारों के अध्ययन को बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? उसके बाद हमने टाइप्स की बात करी थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो कितने टाइप की होती है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो 4 टाइप्स की होती है। सबसे मेन हमारी ये दोनों है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब व्यष्टि होता है और मैक्रो मतलब समष्टि होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी तो नहीं करा रही? समझ में आ रहा है भाई? जो घर बैठे उन्हें समझ में आ रहा है? ओके, माइक्रो नाम से समझ में आ रहा है। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, यानी जब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं, अगर हम उन्हें छोटे स्तर पर उसका अध्ययन कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल।
आगे समझ में? जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को यानी हमारी आर्थिक समस्याओं को हम छोटे स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत स्तर पर उसका अध्ययन करते हैं तो वो मैक्रो होता है। और जब हम एट इकोनॉमी एज अ होल, जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं उन्हीं समस्याओं को, तो हम उसे मैक्रो कहते हैं। समझ में आ गया? हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर आप डिमांड एंड सप्लाई ले सकते हैं। आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं लिखेंगे। मैं जब कॉपी चेक कर रही थी, कई बच्चों का देखा था उन्होंने मैक्सिमम को मैक्स ही लिख रखा है, मिनिमम को मिन ही लिख रखा है। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, कोई भी बच्चा शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, ठीक है? तो माइक्रो के जब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या वो वेरिएबल्स बोलेगा, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलेगा चर बताओ, व्यष्टि अर्थशास्त्र के चर, इन्हें चर भी कहते हैं। वेरिएबल्स बताओ, चर कहो, वेरिएबल्स कहो, एग्जाम्पल्स कहो, ये सब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति ऐसी चीजें होती है जो हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, एक एक की जानते हैं। आपकी कितनी मांग है, आपकी कितनी मांग है, आप कितना बेचते हो, अगर इतनी चीज की कीमत हो जाएगी तो आप कितना बेचोगे, यानी हर एक की अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति यानी महंगाई, अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की, अगर मैं बात करूं पॉवर्टी की, गरीबी, निर्धनता, तो ये कैसे इश्यूज हैं? ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम एक एक के लेवल पे स्टडी नहीं करते, हम पूरी राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे इकोनॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर। हम कभी ये नहीं कहते कि हाँ इस एरिया के लोग इतने गरीब हैं या इस एरिया के लोग इतने बेरोजगार हैं। हम कहते हैं भारत में इतनी बेरोजगारी है, हम कहते हैं भारत में इतनी निर्धनता है, भारत की राष्ट्रीय आय इतनी है। समझ में? ये इश्यूज ऐसे हैं जो पूरे वैश्विक स्तर पर होते हैं, पूरे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है। जब अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिस्ट हूँ, यानी मैं व्यष्टि अर्थशास्त्री हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो व्यष्टि अर्थ का अध्ययन करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक है? जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रही हूँ, मुझे ये मान के चलना होगा कि इन सब में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगर इन सब में बदलाव आ भी रहा है तो मुझे उसे इग्नोर करना होगा, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिस्ट assumes that macro variable are constant। इसमें दिख रहा है ना बोर्ड, ठीक है? समझ में आ रहा है? यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्री होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्री ये मानकर चलते हैं कि समष्टि चर यानी मैक्रो वेरिएबल जो है वो स्थिर है। इसी तरीके से ये पॉइंट बन जाएगा इसका उल्टा कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट यानी मैक्रो के जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो समष्टि के अर्थशास्त्री होते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि ये वाले चर स्थिर है, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिस्ट assumes that micro variable are constant। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? आखिर ये पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? किस लिए पता लगाना है मांग कितनी है, पूर्ति कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है? किस लिए? प्राइस पता लगाने के लिए। उनका जो रीजन होता है वो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन, उनका उद्देश्य होता है कीमत का निर्धारण। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी तो नहीं करा रही? पक्का? और उनका उद्देश्य क्या होता है? आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये पता लगाना कि हमारे देश का सामान कितना है, कैसा है। आउटपुट उत्पाद का निर्धारण करना। समझ में आ गया? तो माइक्रो मैक्रो में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एमसीक्यू के अंदर, या तो ज्यादातर यही आता है कि वो इसके वेरिएबल पूछता है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा एग्जाम्पल माइक्रो का है या इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मैक्रो का है, ठीक है? अगर आपको इनमें से कोई एग्जाम्पल आ गया तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं, आप आराम से बता दोगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल कोई घुमा के दे दिया
ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि वो इशू स्मॉल स्केल पे स्टडी हो रहा है या लार्ज स्केल पे स्टडी हो रहा है। उस लाइन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखा होगा जो आपको ये बताएगा कि ये अध्ययन हम छोटे स्तर पर कर रहे हैं या बड़े स्तर पर कर रहे हैं। अगर वो अध्ययन, वो स्टडी हम छोटे स्तर पर कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे लिख दोगे कि ये माइक्रो है। और अगर वो अध्ययन बड़े स्तर पर हो रहा है, लार्ज स्केल पर हो रहा है, इकोनॉमिक लेवल पर हो रहा है, तो आप उसे कह दोगे ये मैक्रो है। समझ आ गया सब बच्चों को? उसके बाद दूसरी कैटेगरी है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। ये नहीं पढ़ाया था आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा करा रही हूँ मैं तो वैसे भी। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। नॉर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं आदर्शात्मक, और इसको बोलते हैं सकारात्मक। हिंदी में थोड़े भारी भारी शब्द हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी इजी है। आदर्शात्मक और सकारात्मक। आदर्श, देखिए हम कहते हैं कि इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, आदर्श ऐसा होना चाहिए। जब वर्ड आ जाएगा चाहिए, शुड बी, ऑट टू बी, अगर आपके किसी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया? शुड बी या फिर ऑट टू बी, अगर ये वर्ड आ गए तो आप समझ जाना ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। और अगर उसके अंदर कोई फैक्ट यानी सच्चाई, कोई एक्चुअल डेटा, रियलिटी यानी कोई रियलिटी, ठीक है, कोई ट्रुथ, कोई सच, ट्रुथ एंड फैक्ट या एविडेंस, ऐसी कोई बात हो रही है, यानी सच्चाई की बात हो रही है। अगर इन सारे शब्दों का एक ही मतलब है, सच्चाई, रियलिटी, अगर इन चीजों की बात हो रही है तो आप बिना सोचे समझे कह दोगे कि वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स में उन्होंने बोला भारत में 2012 की जो जनसंख्या है वो 110 करोड़ मिलियन है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। इतना है तो ये क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि फैक्ट बता रहे हैं कि 2012 में इतनी जनसंख्या है या थी बेसिकली। समझ में आया? अगर मैंने कहा भारत में हर साल 25% जो है वो खर्चा बढ़ना चाहिए शिक्षा पर, क्या वर्ड डाल दिया मैंने? अब चाहिए आ गया ना सेंटेंस के अंदर। पहले वाले वाक्य में चाहिए नहीं था, जहां वर्ड चाहिए आ गया, आगे उसका सर पैर देखने की जरूरत ही नहीं है, किस बारे में बात हो रही है वो भाड़ में जाए, आपको सिर्फ चाहिए ढूंढना था, चाहिए ढूंढ लिया, चाहिए है तो वो आदर्शात्मक है, नॉर्मेटिव है। सिंपल सी बात है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और वो पूछेगा कि ये नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव है, माइक्रो है या मैक्रो है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक ही वाक्य में आपको चारों पूछा है, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम इन दोनों का डिफरेंस तो देख सकते हैं, इन दोनों का कैसे देखें? उसके अंदर आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसके नीचे लिख लेना। अगर आपको उस सेंटेंस के अंदर स्मॉल स्केल लिखा है, स्मॉल वर्ड लिखा है या इंडिविजुअल वर्ड लिखा है, आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। अगर उस सेंटेंस के अंदर इंडिविजुअल वर्ड लिखा है यानी व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत शब्द लिखा है या छोटा स्तर लिखा है, बिना सोचे समझे क्या है वो? माइक्रो, ठीक है। जहां पे बड़ा स्तर की बात हो रही है, बिग या होल, होल शब्द लिखा है, होल इकोनॉमी, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ऐसे कुछ शब्द अगर उसके अंदर लिखे हैं तो आप बिना सोचे समझे लिख दोगे वो क्या है? मैक्रो। जहां पर आ गया शुड बी, चाहिए, वो नॉर्मेटिव। जहां आ गया चाहिए, नॉर्मेटिव, ठीक है। और जहां पर आ गया एक्चुअल डेटा यानी फैक्ट, सत्य, वो हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट बना के इसको बड़ा बड़ा अपने कॉपी में लिख लो कि अगर आपको कोई वाक्य आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे चेक करना है। आज की डेट डाल के करेंगे, उसी के नीचे नहीं, आज की डेट डालिए क्लास को कॉपी में,
चैप्टर नेम नंबर दोबारा से लिखेंगे और आज का काम नोट करेंगे। जो घर बैठे हैं सब बच्चे कैमरा ऑन करेंगे अपना। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को बेटा जो घर बैठे हो? सब बच्चे कैमरा ऑन करिए। और नोट करिए साथ साथ। जल्दी नोट करेंगे। दिखा तो रही हूँ, अब पास तो कर दिया मैंने। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीन को फुल साइज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो अलग अलग पार्ट्स में। हाँ जी, नॉर्मेटिव के बाद दोबारा बोलियो, ली लगे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स का ई हमेशा कैपिटल होता है। मेरे ऐसे करूं, नोट कर लिया? पकड़ भाई तुम, इरेज कर रही हूं मैं। और आप लोग ये जो क्लास में बैठे हो देखो, कल अब ऐसे ही आपको घर पे बैठ के अटेंड करना है, ठीक है? बाकी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको, ताकि आपको उसको भेज भी दूंगी। जो काम आपका मिस हो रहा है या दिखेगा नहीं घर पे, तो वो आप फिर उसको जूम कर करके बाद में दोबारा देख सकते हो। ठीक है बेटा, जो घर बैठे हैं वो भी सुन लें। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं, आप फिर नोट कर सकते हो। अभी समझने पे ध्यान दें, ओके? बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, या किसी बच्चे का लिखा हुआ फोटो खींच के भेज दूंगी, ठीक है? वहां से देख के लिखना। अभी आप सुनने पे और समझने पे ध्यान दो। नोट हो पा रहा है साथ साथ तो कर लो, नहीं नोट हो पा रहा है कोई बात नहीं, मैं काम फोटो खींच के भेज दूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? बढ़ू आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। घुमा घुमा के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब आर्थिक समस्या। नाम से समझ में आ रहा है, आर्थिक समस्या, यानी जो हमारी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सभी कंट्रीज को फेस नहीं करनी पड़ती, ये कुछ ही कंट्रीज को फेस करनी पड़ती है। और वो क्या होता है, क्यों, किसको फेस करनी पड़ती है, इसके कुछ कॉजेज हैं। हम इसकी यानी कुछ कारण है, इसका मीनिंग बताने से पहले हम इसके पहले कारण करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये टॉपिक नहीं किया हुआ ना आप लोगों ने? कर लिया, ओके। तो सबसे पहले हम ये करेंगे इसके कॉजेज क्या हैं, आखिर इसके कारण क्या हैं, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका अनलिमिटेड वांट, यानी असीमित आवश्यकताएं। हमारे देश में लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा जो है वो अनलिमिटेड है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। आज के टाइम में भी अगर आप देखो, लोगों के पास अगर एक कलर टीवी है तो उन्हें एलईडी चाहिए होता है, एलईडी है तो होम थिएटर चाहिए। मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट कभी पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा, आपने अपने घर में फील करो, नोटिस करो कि कुछ साल पहले
हमारे लोगों के घरों में सिर्फ एक मोबाइल फोन हुआ करता था, वो पापा के पास होता था, है ना, सिर्फ एक ही मोबाइल फोन होता था ना, ठीक है। और छोटे बच्चों को तो कभी मोबाइल फोन देने, मतलब अगर मैं अपनी रियलिटी बताऊं ना, आप मानोगे मेरे हाथ या हमारे घर में पहला मोबाइल फोन तब आया था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी, वो पहला मोबाइल फोन आया था, और वो मेरे लिए ही आया था क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, तो रहता था कि मोबाइल होना चाहिए, और मुझे भी लगता था क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स के पास था कॉलेज में तो सबके पास होता है। सोचो एक सेकेंड ईयर मतलब 1 साल मैंने बिना मोबाइल के निकाला है, क्योंकि उस समय इतनी जरूरत महसूस नहीं होती थी। हाँ, लेकिन लगता था कॉलेज में जा रहे हैं यार, सबके पास मोबाइल फोन है, हमारे पास भी होना चाहिए ना। लेकिन आज घर में जितने लोग उतने फोन, और शायद उससे ज्यादा ही होंगे, होता है ना। मतलब मुझे इतना नहीं आता मोबाइल चलाना जितना मेरी बेटी को आता है, एंड माई डॉटर इज जस्ट ऑफ 4 ईयर, सिर्फ 4 साल की है वो, और ऐसे उसकी उंगलियां चलती है फोन पे, बस पूछो मत। उसमें उसका भी फॉल्ट नहीं है, ये टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर वो बच्चे स्कूल जा रहे होते, ऑनलाइन क्लासेस का चक्कर नहीं होता, शायद उन बच्चों को भी इतना नहीं पता होता, है ना। अब वो अपने आप ही म्यूट अनम्यूट इतना तो उन्हें भी आता है। अब उसकी ऑनलाइन क्लास होती है, उसको बस बिठा दो लैपटॉप के सामने, वो टच स्क्रीन वाला है लैपटॉप उसका, तो वो अपने आप म्यूट अनम्यूट कर लेती है। मैडम ने बस एक बार बोलना होता है, ओके बेटा चलिए अब हम लीव करते हैं, आगे तो उसने सुनना ही नहीं, लीव, रेड बटन दबाया कि मैडम कुछ बोल भी रही है आगे, नहीं बस क्लास लीव हो गई। जस्ट मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आज के बच्चे कुछ टाइम पहले से अगर हम देखें तो कितना एडवांस हो गए हैं। अब मैंने जब ऑनलाइन क्लास लेनी शुरू करी थी, बच्चे बार बार ये कंप्लेंट करते थे, इवन ऑफ 12th क्लास, 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं ज्यादा पीछे जा ही नहीं रही। मैम कैसे करते हैं म्यूट 12th के बच्चे? मैम कहाँ से स्क्रीन शेयर होगी? क्योंकि वो उन सबके लिए नया था, हमारे लिए भी था, मुझे भी नहीं आता था, बहुत धीरे धीरे करके सीखा है, हमें भी समझ नहीं आता था ये सब, ठीक है। तो आज के जमाने में लोगों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। एक चीज होने के बाद उन्हें 10 चाहिए, 10 होने के बाद उन्हें 20 चाहिए, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है? स्कार्सिटी नहीं बोलते, स्कैर्सिटी बोलते हैं। स्कैर्स मतलब दुर्लभता, और दुर्लभता कब खड़ी होती है? जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। अगर कोई चीज मार्केट में है, तरीके से बैठो बेटा, जब कोई चीज मार्केट में है, आप खरीदने गए, आपको मिल गई, तो आप ये थोड़ी कहोगे मार्केट में कम है, कहोगे आप? नहीं ना। ये खरीदने गई, इसको भी मिल गई, ये खरीदने गई, इसको भी मिल गई, जो खरीदने जा रहा है उसको वो सामान मिल रहा है, तो कौन कहेगा वो दुर्लभ है, कौन कहेगा वो कम है? कोई भी नहीं कहेगा। जब आप खरीदने जा रहे हो और वो चीज आपको नहीं मिलती, तब आप कहोगे कि चीज की शॉर्टेज है, राइट। यानी जब मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए और उसकी सप्लाई ना हो, बेचने वाले इतने ना हो, तब हम कहते हैं वो चीज कम हो गई, उसकी शॉर्टेज हो गई। इसकी वजह से लोगों ने क्या शुरू कर दिया? ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी वैकल्पिक प्रयोग। एक चीज के उन्होंने मल्टीपल यूजेस करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब वो, जैसे मैंने एग्जांपल, सब हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ मैं, दूध का। पहले हर मिठाई में अलग अलग तरीके की मावा यूज होती थी, किसी में अलग खोया यूज होता था, किसी में पनीर यूज, मतलब अलग अलग चीजों से अलग चीज मिठाई बनती थी। बट आज क्योंकि ये सब चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी कम हो गई है, इतना अवेलेबल इनका मुश्किल हो गया है कि अब हर चीज में दूध डालने लग गए हैं, और अब दूध से कितनी मल्टीपल यूजेस हैं। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये सोचो आपकी मम्मी को कितनी प्रॉब्लम आती होगी इसमें, चूज करना पड़ता है। भैया घर में आता तो 2 लीटर ही दूध है, 2 किलो दूध आता है, किसी के घर में 3 आता होगा बस, जिसकी ज्यादा बड़ी फैमिली है उसके घर में 4 आता होगा, बस, इससे ज्यादा तो नहीं आता। 8-8, 10-10 किलो कोई है इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसके घर में 8-8, 10-10 किलो दूध आता है? आई डोंट थिंक सो, नहीं आता, इतना ही आता है, 2, 3, 4 बस, राइट। गलत तो नहीं बोल रही मैं, ठीक है। अब सोचो मम्मी को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। अब उस दूध में उन्हें दही भी जमानी है, उस दूध में उन्हें बच्चों को भी दूध देना है, सारे बच्चे घर में जितने भी हैं, ठीक है। उस दूध से उन्हें चाय भी बनानी है बड़ों के लिए, फिर बच्चे भी कोई फरमाइश कर देते हैं, मम्मी आज खीर बना लो, होता है। चॉइस खड़ी हो जाती है कि जब हमारे पास एक चीज के मल्टीपल यूजेस हो जाते हैं, एक चीज के वैकल्पिक प्रयोग हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हम
बनाएं, किसको प्रेफरेंस दें, और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब आपसे पूछा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, यानी चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। समझ आ गया? नोट कर रहे हैं साथ साथ? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये लाइन नहीं लिखी हुई, बढ़ूं आगे? जल्दी नोट करिए जिसने नहीं किया हुआ, जो घर बैठे उन्हें समझ में आ गया। बता तो देती क्या हो गया, कॉल आया था ना, छोटी हो गई क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी वही चला जाएगा ना फिर। ठीक, हाँ, मेरी आवाज भी होगी और ये बोर्ड का भी होगा, मेरी शक्ल भी होगी, सब कुछ होगा। इरेज कर दूं? जो घर बैठे उन्हें समझ में आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम? भाई जवाब तो दे दो। और कैमरा ऑफ क्यों हो जाता है बार बार? कैमरा ऑफ क्यों हो रहा है आपका? कैमरा ऑन करके पढ़िए। इरेज कर दूं? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां से करना है आप लोगों को, इसके आगे तो नहीं करा हुआ ना? चलिए जल्दी जल्दी कराऊंगी, थोड़ा सा कम से कम, और नहीं तो ए सेक्शन के बराबर तो हो जाओ आप लोग। ए का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज सेकंड शुरू कराऊंगी उनका। कोई बात नहीं, हम लोग भी जल्दी, और आज और कल में तुम्हारा फर्स्ट कंप्लीट कर दूंगी मैं, उनका आज और कल टेस्ट चल रहा है, तो आप दोनों बराबर हो जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्या, अभी मैंने आपको क्या बताया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्या। मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो सिर्फ उस कंट्री को फेस करनी पड़ती है, उस इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है जहां के लोगों की वांट अनलिमिटेड होगी। जहां के लोगों की वांट्स अनलिमिटेड नहीं है, वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। समझ आ गई बात? जहां के लोगों की वांट्स अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है आवश्यकताएं, वहां के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये सारी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो डेवलप्ड हो। अब ये बातें ना मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती, आपको अपने याद रखना है, इसे अपने आप लिखो कॉपी में, कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो सभी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो। डेवलप मतलब जिसका विकास हो चुका है, विकसित देश। डेवलपिंग मतलब जिसका विकास हो रहा है, चल रहा है। और अंडर डेवलप मतलब अल्प विकसित, जिसका अभी विकास शुरू भी नहीं हुआ है अभी। समझ में आ गई? तो सभी कंट्रीज को जो है सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक पेपर में मतलब एक एमसीक्यू में क्वेश्चन था कि एक रिच कंट्री है, तो बताइए क्या एक रिच कंट्री को सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? यस और नो? आंसर इज यस। कुछ बच्चों ने नो लिखा क्योंकि उन्हें लगा रिच कंट्री है, तो रिच कंट्री को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? कोई, हाँ, तो वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक कारण है, सेंट्रल प्रॉब्लम का कोई कारण नहीं है। ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है बेटा, वो 3 होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से समझेंगे और इसको लिखेंगे बाद में, क्योंकि और इसको, ये पूरा जो है चार्ट, कॉपी को टेढ़ा करके, ये यहां नहीं आएगा, कॉपी को ऐसे करके, ऐसे करोगे, यहां पर डालोगे हेडिंग सेंट्रल प्रॉब्लम और उसके नीचे 3 एरो बनाओगे। ठीक है, और इस तरीके से लिखोगे कि आपका काम जो है, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहां पर आएगा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी मत बनाना फ्लो चार्ट, और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज।
इसके अंदर 3 पॉइंट्स आएंगे जो ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो अपना जो कंसेप्ट ये लिखोगे, डिवाइड करोगे पेज को, इस तरीके से लिखना कि इसके नीचे वाला जो लिखो और इसके नीचे वाला खिचड़ी ना बन जाए। ये मतलब है मेरा रोकने का। आपको समझ में आया? इस हिसाब से गैप देना। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा है, तो इनको थोड़ा और उधर उधर बनाना, इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस दे देना। हाँ, यहाँ पे कुछ और लिख लेना, एक्सप्लेन कर लेना अलग अलग, जो भी पेज बचा है नीचे का वहां पे कुछ और लिख लेना, बट ये अलग पेज पे नए पे बनेगा। अब सुनेंगे ध्यान से। सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, सेंट्रल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो सभी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, कैसा भी देश हो। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का वितरण। हमें सबसे पहले, अच्छा एक मान लो, अब थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को बॉय मान लो, हम लड़के हैं, ये मानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लड़कियां हैं 12th के बाद हमारी क्या मेंटालिटी होती है, बताइए अपनी अपनी सोच की। 12th के बाद क्या करना है? इसने कॉलेज जाना है। साइड बाय साइड कॉलेज तो बहुत 2-4 पेरेंट्स होंगे जो रेगुलर कॉलेज भेजेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगी, ये कॉलेज जाना है, रेगुलर जाना है। बट लड़कियां साइड बाय साइड और क्या करती हैं? बियॉन्ड पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है। ये लड़कियों का कॉमन प्रोफेशन होता है। 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करती हैं, मम्मी के काम में हाथ बटाती हैं, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हैं, कोई ज्यादा घर से बाहर निकलने में इंटरेस्टेड होती है तो बाहर जाके नौकरी करने लग जाती है। That's it। क्या आप पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे, कोई भी एक बता दो, कोई किसी ने एक आंसर ये दिया कि मैडम मैं अपना बिजनेस करूंगी? नहीं ना। अब हम अगर बॉय होते तो पहला पॉइंट क्या आता? खुद का बिजनेस करेंगे, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को एज्यूम कर रहे थे हम बॉय हैं। तो हमारे सामने या मैं एक देश की तरह अगर ट्रीट करूं तो हर एक देश को सबसे पहले यही सोचना पड़ता है कि आखिर जो मैं बिजनेस या अपने देश को तरक्की के लिए लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, क्या बनाऊं, किस चीज का बिजनेस करूं। ठीक है, यानी सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे सामने आती है वो आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर क्या बनाना है। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक, अब इसके अंदर हमारे पास 4 चॉइसेस आती है। मैं यहाँ सिर्फ हेडिंग दे रही हूँ, आप उसकी डेफिनेशन जो आपका खाली बचा हुआ पेज है वहां पर आप इनकी डेफिनेशन अपने आप लिखोगे। हमारे पास अब, अच्छा मैं एक एक से पूछती जाती हूँ फटाफट, बताइए किसका बिजनेस करोगे? अगर आपको कहा जाए एक बिजनेस करो, खुद का बिजनेस खोलना है, किस चीज का बिजनेस खोलोगे? मार्क्स हटा के बोलो। बुक्स का? भाई कोई भी बोल दे। है बैग? अच्छा, सारे इसी का करोगे क्या? टी शर्ट, कपड़ों का बेसिकली। शूज, रेस्टोरेंट खोलेगी अपना, वेरी गुड, आजकल बहुत डिमांड में है काम। क्लोथ का ही बस? कोई और है इनोवेटिव? यार कुछ भी खोल सकते हो तुम, यहीं पर दुनिया भर का बिजनेस तो यहीं से निकाल लो, लाइट का, पंखों का, बेंच का, सैनिटाइजर का, पर्स का, चौक का, डस्टर का, मास्क का, कपड़ों का, कंघों का, काजल का, दुनिया भर के बिजनेस है यार, किसी भी चीज का बिजनेस कर लो, कुछ लिमिट नहीं है बिजनेस की। आप सुबह उठने से लेकर शुरू करो गिनना क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो, रात को सोने तक, सोते वक्त, यानी हमारी जरूरतें खत्म नहीं होती, सोते सोते भी नहीं होती, सोते सोते भी चाहिए चीजें, यानी बिजनेस की कमी नहीं है। तो हमारे जितनी भी चीजें हैं हमने उन चीजों को 4 कैटेगरी में बांट दिया, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स। कंज्यूमर गुड्स नाम से समझ में आ गया, यानी उपभोक्ता वस्तुएं, यानी वो वस्तुएं
जो उपभोक्ता इस्तेमाल करता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। जो भी आप चीजें इस्तेमाल करते हो वो सब कंज्यूमर गुड्स हैं, जो भी आपने अभी तक मुझे गिनवाई, टूथब्रश, कॉपी, पेन, ये सब कुछ। लेकिन कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं यानी जो चीजें हमें प्रोडक्शन में चाहिए। अगर मैं किसी चीज को बनाती हूँ तो बनाते वक्त मुझे क्या चाहिए? मशीनें चाहिए, लेबर चाहिए, बट लेबर वस्तु नहीं है, ठीक है, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो जो भी चीजें, टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन, जो भी चीजें मुझे प्रोडक्शन के समय चाहिए वो कहलाती है कैपिटल गुड्स। डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। डिफाइन कैसे करोगे? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन, यानी उपभोक्ता वस्तुएं वे होती है जिन्हें उपभोक्ता इस्तेमाल करता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। उदाहरण कुछ भी डाल दो, कपड़ा, गेहूं, टूथब्रश, कुछ भी जो भी आप इस्तेमाल करते हो, शैम्पू। कैपिटल गुड्स पूंजीगत, जो चीजें प्रोड्यूसर को चाहिए, उत्पादक को चाहिए प्रोडक्शन के समय। एग्जाम्पल मशीनें। वॉर टाइम गुड्स यानी युद्धकालीन वस्तुएं, नाम से ही समझ में आ गया होगा। डिफाइन कैसे करोगे? एट वॉर, ड्यूरिंग द वॉर टाइम, जो चीजें आपको लड़ाई करते समय चाहिए, वॉर करते वक्त चाहिए आपको, वो चीजें आपकी वॉर टाइम गुड्स हो गई। इसमें आप गन्स डालो, पिस्टल डालो, बॉम्ब डालो, टैंक्स डालो, कुछ भी डालो। और पीस टाइम गुड यानी शांतिकालीन वस्तुएं। शांतिकालीन वस्तुएं क्या होता है? जो हम एक दूसरे के साथ शांति समझौते वक्त इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है तो मैं इसको क्या दूंगी? क्या दूंगी? चॉकलेट। ओके चल। और सबसे पहले यार मूवी नहीं देखते क्या? फ्लावर बेसिकली, राइट? हाँ, इज राइट। व्हाइट रोज कह देते हैं, ठीक है। तो फ्लावर देते हैं, यानी जो फ्लावर हो गया, चॉकलेट हो गई, और एक होता है बटर, बटर भी इसको इसी में डालते हैं, ठीक है, मक्खन लगाना, ठीक है। एक चीज और होती है, अगर मान लो इसकी मेरी लड़ाई हो रही है और मैंने हार माननी है, मैं इससे दूर हूँ और मैं इस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि भैया मैं हार मान रही हूँ, तो मैं कैसे कन्वे करूंगी अपना मैसेज इसको? व्हाइट, वेरी गुड, व्हाइट फ्लैग या व्हाइट रुमाल, कुछ भी अगर सफेद चीज मेरे पास होगी तो वो मैं दूर से दिखा दूंगी कि भाई मैं हार मान रही हूँ। ऐसी होता है ना, यानी व्हाइट क्लोथ, बटर, व्हाइट क्लोथ, चॉकलेट, फ्लावर, ये ऐसी चीजें होती है जो हम किसी से शांति समझौते वक्त, मित्रता करते वक्त हमें जरूरत पड़ती है, तो वो पीस टाइम गुड हो गया। इनका भी बिजनेस होता है, फ्लावर्स का बिजनेस होता है, नहीं होता? ठीक है। तो हमारे जितनी भी, आप अब कहीं भी नजर घुमा लो, कोई भी गुड उठा लो, वो किसी ना किसी इन चारों में से एक कैटेगरी के अंदर आएगा, इनसे बाहर कोई गुड नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है कि आखिर इन चारों में से क्या बनाए। समझ में आ गया? तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि हमें क्या बनाना है। समझ आ गया? इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल। शांतिकालीन वस्तु यानी जो पीस इस्टेब्लिश करते वक्त, यानी शांति समझौते के समय इस्तेमाल होती हैं। एग्जाम्पल, हाँ, कॉपी लास्ट पीरियड में, ठीक है बेटा। घर बैठे वाले बच्चों को समझ में आ गया? घर बैठे वाले बच्चों को समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत? अब ये सारा काम नोट कर लेना।